हेलो एवरीवन, सेमेस्टर थर्ड एमजे 5 का पीवाईक्यू मैं लाया हूँ। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि सेमेस्टर थर्ड में एमजे 3 मतलब एमजे 5 सेमेस्टर थर्ड 2024 में सेशन 22-26 का पूछा हुआ है। ठीक है। सो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 1 2 3 4 5 ये पूरा कराऊंगा अभी। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें एक ऐसा इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो इसमें पूछा नहीं गया है, तो वो नेक्स्ट टाइम आने का चांसेस है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर नहीं आता है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन ईयर वाइज नहीं करता है, 1-2 साल के गैप के बाद करता है। सो चलिए ये पहला क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइंड ग्रुप। ठीक है ना। तो ग्रुप को डिफाइन करने का मीन्स है कि ग्रुप किसे कहते हैं। तो व्हाट इज ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए मैं डेफिनेशन लिख के लाया हूँ कि ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार। ग्रुप जो है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार। और जी क्या है, वेयर जी इज ए नॉन इम्पटी सेट एंड स्टार क्या है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। मीन्स ये कह रहा है कि जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि जी स्टार, तो जी क्या एक नॉन इम्पटी सेट होगा, मीन्स कि जी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। और ये एक स्टार का मतलब होता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक प्लस, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन देखेंगे कि कौन से बाइनरी ऑपरेशन में ये ग्रुप बनाते हैं, जैसे स्टार में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब चेक करने के अकॉर्डिंग। बट ये सब बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। सो वही बोल रहा है कि an algebraic structure G, star where G is a non-empty set and a star is a binary operation on G is said to be group if satisfy the four postulate। कोई ग्रुप है, तो ये तो डिफिनेशन हो गया। इसके बाद इतना डिफिनेशन लिखिए एग्जाम में, फिर ये चारों प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दीजिए। इससे आंसर आने के चांसेस है। अगर एक नंबर में पूछ रहा है तो सिर्फ आप, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर में, तो आप सिर्फ इतना ही डिफिनेशन दे के और छोड़ दीजिए ऊपर वाला यहाँ तक, बस ये डिफिनेशन दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर मेन डिफिनेशन देखना चाहें तो ये इतना डिफिनेशन है कि ग्रुप होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि क्लोजर मीन्स होता है कि अगर हम दो एलिमेंट लिए ए और बी, इसको ऑपरेशन लगाएं, कुछ भी दिया हो और वो ही जी में जाना चाहिए, तो ये होता है क्लोजर। एसोसिएटिव होता है कि अगर तीन एलिमेंट लेते ए बी और सी, और स्टार ऑपरेशन लगाते इसमें, इसके बाद ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, फिर इसके बाद इसमें, तो ये होता है एसोसिएटिव। आइडेंटिटी मतलब होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कि आइडेंटिटी में होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि स्टार जिसको अप्लाई करने के बाद यही आना चाहिए, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको ई से डिनोट करते हैं। और इन्वर्स में क्या होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको अप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी दे दे, मीन्स इसका उल्टा, मतलब इसका इन्वर्स, तो इसका बी हो जाएगा। और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस सब में चेंज होते रहता है। बस मैं यहाँ पर डिफिनेशन लाया हूँ, सो आप सिर्फ डिफिनेशन को समझे, ताकि एग्जाम में डिफिनेशन आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है बी नंबर में, एक डिफाइंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का डिफिनेशन है कि जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हम लोग मैपिंग डिफाइन करते हैं, एक यहाँ से यहाँ पर, मीन्स ऐसा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एफ ऑफ ए दिया, मतलब आप मान लीजिए एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ ए उधर जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका कोई मैपिंग है यहाँ पे ऐसा, जैसे मैं डिफिनेशन आपको दे दूँ, सो ऐसा अगर कोई दे दे ए स्टार बी, इधर कोई ऐसा अलग अलग डिफाइंड हो, ए यहाँ पर एफ ऑफ बी, इस तरह से ऐसा। तो चलिए डिफिनेशन इसका देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ बाकी एग्जांपल मैं बताऊंगा। सो सेकंड का ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ए मैपिंग ए फ्रॉम ए ग्रुप जी स्टार टू ए ग्रुप जी डैश
replication O is called a group homomorphism from G to G dash। अगर इतना डिफिनेशन लिख दिए और फिर ये नीचे में आप ऐसा बनाकर लिख दीजिए कि जब ये ऐसा होगा तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो। इसके बाद आपका यहाँ पे इतना डिफिनेशन देने के बाद आपका यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म उसे बोलते हैं कि ए मैपिंग ए फ्रॉम ए ग्रुप जी स्टार टू बी ए जी डैश इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश इफ ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तब। ठीक है, जो नीचे में मैं लिखा हूँ यहाँ पे। इसके बाद सी नंबर में बोल रहा है कि डिफाइंड साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप हर स्टूडेंट जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप वो होता है कि जिस कोई भी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों इक्वल हो जाए तो वो ग्रुप साइक्लिक होता है। जैसा कि मैं देखा हूँ कि ऐसा ही डिफिनेशन लोग देते हैं, लेकिन लिखने का अगर एग्जाम में आए तो देखिए आप ऐसे लिखिएगा कि साइक्लिक ग्रुप में आप लिखिएगा कि साइक्लिक ग्रुप ए ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप। कोई ग्रुप है, मतलब कि ये ग्रुप जी इज ए साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए जो जी से बिलोंग करेगा सच दैट जी इज इक्वल टू ए, मतलब कोई एलिमेंट होगा दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज द सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। साइक्लिक ग्रुप का डिफिनेशन सबसे आसान है कि अगर कोई भी ग्रुप जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अगर ए ग्रुप जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, इसका मतलब ये अगर देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए जो जी से बिलोंग कर रहा और सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज द सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, और वही जो पावर होगा मीन्स वही एक जनरेटर होगा। तो साइक्लिक ग्रुप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि साइक्लिक ग्रुप में मान लीजिए कि कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी हम ग्रुप लिए जिसका ऑर्डर मान लीजिए 4 है। अब हम कोई एलिमेंट लेते हैं मान लीजिए 1, तो 1 है तो 1 का अगर पावर 4 करने के बाद अगर दोनों का ऑर्डर सेम मिलेगा, मीन्स ऐसा कि कोई भी एलिमेंट लिए उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों इक्वल हो जाए, तो हम उस केस में बोलेंगे कि ग्रुप जो है साइक्लिक है। तो वही डिफिनेशन होता है कि एक सिंपल डिफिनेशन होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ये साइक्लिक होता है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। सी नंबर पूछा कि व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप या डिफाइंड साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप जी इज ए साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए जो जी से बिलोंग करेगा सच दैट जी इज इक्वल टू ए दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। सम इंटीग्रल पावर है मतलब कि वही कि कोई भी एलिमेंट है उसको अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में तो 1 2 पावर 3 यहाँ पे 0 भी जाएगा, इस तरह से ऐसे डॉट डॉट एन तक लिख सकते हैं ऐसा। ये हो गया आपका सी नंबर में। उसके बाद डी में बोला कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर घुसा दिया, बताइए लीनियर अलजेब्रा कंसेप्ट है। सो मैं यहाँ पे कुछ इसका लिखा हूँ वो आप समझिए, ये डिफिनेशन ही है ताकि अगर एग्जाम में इन केस आ जाए अगेन तो आप इसको लिख सकें। A non-zero vector whose direction remain unchanged when a linear transformation is applied to it। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये अप्लाई किया जाता है, बस यही होता है कि डायरेक्शन रिमेन अनचेंज रह जाता है, मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा नॉन जीरो वेक्टर का, कब जब उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। सो ये आप समझ आएगा जब एलए पढ़िएगा लीनियर अलजेब्रा देन। अब यहाँ पे सी डी हो गया, अब ई नंबर पे आते हैं। डिफाइंड नॉर्मल सब ग्रुप। अगर कोई सब ग्रुप है उसको नॉर्मल होने के लिए एक ही कंडीशन होता है, एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग करना चाहिए, जहाँ से ये जी से एलिमेंट आएगा और ये एच से एलिमेंट आएगा। सो चलिए इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं। ये है डिफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप का कि सब ग्रुप H of a group G is said to be normal
सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, मतलब स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच से बिलोंग करेगा, स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच से बिलोंग करेगा, और एक्स इनवर्स वो एच में बिलोंग करेगा। तो ये हम लोग को नॉर्मल सब ग्रुप, ये डिफिनेशन होता है। सो एक बार और समझिए कि नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं किसको, कि ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स वो एच में जाना चाहिए। ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनेशन। ठीक है, अब ये आपका एक नंबर में ये पाँचों वन वर्ड का इतना आप करिएगा तो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा इतना डिफिनेशन लिखने के बाद। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है ग्रुप ए में ही, कि प्रूफ करना है कि ए बी का पावर में, मतलब कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। सो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने का काफ़ी आसान मेथड है। सो चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। सपोज करना है पहले प्रूफ में कि सपोज ए इनवर्स बी इनवर्स आर द इनवर्स ऑफ ए एंड बी। जैसे कि सपोज करना है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स ये किसका है, आर द इनवर्स ऑफ ए एंड बी। जब इसका इन्वर्स है, जब इसका इन्वर्स है तो हम डिफिनेशन क्या जानते हूँ कि जैसा कि डिफिनेशन से जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स कि ए इन्वर्स और ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। ऐसा इन्वर्स का डिफिनेशन है कि ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये डिफिनेशन होता है। सो ही मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ, बी इन्वर्स इक्वल टू ई इक्वल टू बी इन्वर्स बी, दोनों का डिफिनेशन है। तो ये दोनों की इक्वल ही होता है आइडेंटिटी के। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि जो उधर राइट साइड वाला एलिमेंट है उससे, जो राइट साइड वाला एलिमेंट है इधर वाला, पहले ए बी लूँगा और इससे एक बार लेफ्ट और एक बार राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी आना चाहिए। और उसके बाद एक बार इधर से मल्टीप्लाई करूँगा ए बी में, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल। अगर ये दोनों आ जाता है आइडेंटिटी के इक्वल मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा। सो देखिए मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे ए बी लिया, इसके बाद इसे राइट साइड मल्टीप्लाई किया, तो इसके बाद जब यहाँ राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ तो ए तो बाहर चले गया, बी इनवर्स आ जाएगा अंदर में। तो ये जो बी इनवर्स आइडेंटिटी की इक्वल होता है आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी हट जाएगा तो ए इनवर्स इज आइडेंटिटी हो गया। तो ये आपका आइडेंटिटी आ रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ पे लिखा और इसको अगर इधर मल्टीप्लाई ना करके इधर से कर दिया, ये ऊपर में ही है यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अगर इधर मल्टीप्लाई ना करके राइट साइड में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने पर सेम कंसेप्ट लगे, इधर आइडेंटिटी आ रहा। बस मीन्स ये हो रहा है कि जब ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स करे तो आइडेंटिटी आ रहा है, और बी इनवर्स ए इनवर्स करे तो भी आइडेंटिटी आ रहा है। यही आपका प्रूफ हो गया कि ये मतलब कि आइडेंटिटी दे रहा है। तो हम जब आइडेंटिटी दे रहा है भैया तो ये तो होगा ही कि ए बी का इन्वर्स जो है बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो ये आपका एग्ज़ाम में आता है सेमेस्टर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन तो एक बार पूछ लिया है, लेकिन ऐसा पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं पूछा है जो मैं अभी यहाँ पे नीचे में लिखा हूँ कि ये पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन सेम अगर वो पूछा है 2024, तो जो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 22-26 में पूछा है, तो 23-27 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा कि इफ़ द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इन ए ग्रुप इज ए इन्वर्स देन द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज ए, तो डेट इज ए इन्वर्स का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है। ये तो मैं प्रॉपर्टी जानता हूँ कि ए इन्वर्स जो होता है वो ए के इक्वल होता है। तो ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मुझे एक डिफिनेशन पता है। या फिर यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इन ए ग्रुप जी इज ए इन्वर्स। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है कि ए इन्वर्स इज आइडेंटिटी है। तो जब ये दिया हुआ है तो आप कुछ मत कीजिए, ये एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ। तो राइट साइड से मल्टीप्लाई किए तो बस अब मुझे पता है कि ए इन्वर्स ए जो होता है आइडेंटिटी के ए पे जा रहा है तो ए जा रहा है, तो ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी हो गया। तो जब आइडेंटिटी हो गया तो
ए ही बच गया। जब ए बच गया तो इनवर्स ए पावर आई ए पर जा रहा, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये था आपका इतना सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। तो यहाँ तक का जो भी डॉट अगर हो या फिर जहाँ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर लीजिए। ये MJ5 का है, सेमेस्टर 3 का PYQ। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो इसे करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।